नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाएंगे। आईसीसी यानी इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी जी। सबसे पहले अगर आईसीसी की बात करूं तो ये एक ऐसा सेंटर है, ये एक ऐसी संस्था है जिसका मकसद है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग को डेवलप करना, साथ ही इस्लाम का क्या सही मकसद और मतलब है ये बताना, ये किस तरह से टॉलरेंट है, किस तरह से ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है और लोगों की आइडेंटिटी में किस तरह से डेवलपमेंट ला सकते हैं, ये संस्था मिलकर काम करती है। और इसके अध्यक्ष हैं सिराजुद्दीन कुरैशी जी। उनसे आज हम आपकी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले सिराजुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी टीम यहाँ पे बुलाई और आपने जहमत उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स आवर प्लेजर। सर, सबसे पहले आप तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अशिक्षा किसी भी कौम के लिए, किसी भी वर्ग के लिए सही साबित नहीं हुआ है। ऐसे में आप किस तरह से हमारे देश में शिक्षा को, अलग अलग कौमों में शिक्षा के विस्तार को देखते हैं, कितनी इसकी ज़रूरत है और कहाँ अभी आपको कमी लगती है? देखिए, हम जो तालीम देते हैं बच्चों को वो दूसरी किस्म की तालीम है। हाँ जी। हम लोग उस तरह की तालीम नहीं देते जो ट्रेडिशनली चलती है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। ओके। हम यहाँ पे जो तालीम देते हैं ऐसे बच्चों को बुलाते हैं जो मदरसे से ख़ास तौर पर जुड़े होते हैं, या ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के अंदर। अच्छा। उन लोगों की हम पर्सनैलिटी जो है ना वो डेवलप करते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चे तालीम हासिल करके MA की PhD की डिग्री लेने के बाद भी उनको सर्विस करनी है। हम लोग अगर उनको उसी तनख्वाह से मैच करते हुए ऐसे कोर्स करा दें जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो और वो ऐसी जगह अपने आप को खड़ा कर दें ले जाके जहाँ लोग उनकी इज़्ज़त करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये कोर्सेज़ कई महीनों के कोर्सेज़ होते हैं। इसके अंदर अब तक हमने जब से काम शुरू किया है तकरीबन 16,000 बच्चे जो हैं हमारे तालीम हासिल कर चुके हैं। और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा उनको हम अंग्रेज़ी सिखाते हैं, और वो भी अंग्रेज़ी जो है ऐसी अमेरिकन एक्सेंट के साथ सिखाते हैं। और फिर ऐसे बच्चों को हम लोग जिनको बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती है उनको यहाँ बुलाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, फिर उनको स्टेज के ऊपर बुलाते हैं। जब स्टेज के ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, वो पहले दिन जब उनको बुलाते हैं तो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है। उसको 3-4 दिन 5-6 दिन के बाद जब वो देखता है माहौल को, तब उसने जितना सीखा है वो स्टेज पे आके बोलना शुरू करता है। और आप यकीन करो कि मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे ख़ास तौर पे या उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे ख़ास तौर पे उनको अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आती है कि अंग्रेज़ी पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन उनको हम यहाँ पे जैसे ही सिखाना शुरू करते हैं 1 हफ़्ते के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर वो बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे जो ट्रेनर हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको उनकी साइकोलॉजी मालूम है कि इन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। हालांकि 4 साल 5 साल की भी एक बच्ची आती है, वो भी छोटा सा बुर्का पहन के आती है। इसके अलावा 18 साल 20 साल 19 साल हमारे उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ इसकी भी पाबंदी नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे यहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स होते हैं। और उनको सबको हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ी दिलचस्पी से वो सीखते हैं। आज इस कोर्स को हम कई सालों से 10 या 11-12 साल से सिखा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जितने बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं वो तकरीबन 70% बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तो कुरैशी जी, आप मॉडर्न एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। क्या इसकी ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती कि जैसी एजुकेशन आप यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं वही अगर उन बच्चों को उन्हीं के क्षेत्रों में, उन्हीं के राज्यों में, उन्हीं की जगहों पर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा? ये सपना कैसे और कब सच हो सकता है? नहीं, वो मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर की ब्रांचेज जो हैं वो लगाएं। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कई स्टेट्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छा जवाब मिला है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया। इन तमाम चीज़ों पे हम जगहों पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें वहाँ पे जगह मिल जाती है तो इस तरह के वहाँ पे सेंटर जो है हम कायम करें। देखिए, हम लोग उर्दू मीडियम से अंग्रेज़ी मीडियम के अंदर स्कूल कन्वर्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है उसके अंदर। वैसे उसके अंदर ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। हमारे यहाँ लड़कियाँ बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलती हैं, मॉडर्न एजुकेशन को पूरा साथ देती हैं। आप वॉल सिटी के अंदर ये स्कूल ज़रूर हैं, लेकिन मॉडर्न स्कूल और DPS जो है उससे हमारा मुकाबला होता है। हम ये सिखाते हैं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम के अंदर मॉडर्निज़म क्या है। हम लोग ऑर्थोडॉक्स चीज़ों में नहीं जाते हैं। इस्लाम इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है कि लोग उसको बिल्कुल ताक में बंद करके रख दें या कमरे में बंद करके रख दें, किताब को बिल्कुल बंद करके रख दें। हम लोग यहाँ पे जब कुरान शरीफ की वर्कशॉप करते हैं उसके अंदर हिंदू लड़कियाँ बच्चियाँ आती हैं, वो इतनी तेज़ी से सीखती हैं
कि उनको सिखाने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे मतलब आपके साथ शेयर करना चाहिए, एक लड़की ब्राह्मण फैमिली से आई, उसने इतनी तेज़ी से सीखा कि उसने हमारी सब बच्चियों को मात कर दिया, जो उर्दू की बच्चियाँ थी जिनको कुरान शरीफ आता भी था। मुझे इस बात का फ़ख्र कहते हुए कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आप आके अपनी बात कह सकते हैं। हमारे सारे मेंबर जो हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और हमारे बहुत अच्छा माहौल रहता है। बल्कि जो गैर मुस्लिम यहाँ आते हैं उनको तो ये लगता है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आगे हमें सुकून बड़ा मिलता है। हमने भविष्य की बात की, मसलन कि हमने बच्चों की एजुकेशन की बात की। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में कोरोना को लेकर, तो पहले आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय और अपनी सोच सबसे पहले बताएं कि जो कोरोना का फैलाव देश में हो रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो कोरोना का सैलाब है आपने कहा, या इसका तूफ़ान है, ये तूफ़ान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी आया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज पूरी दुनिया के अंदर अब मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन, बच्चों की जनरेशन, जितनी जनरेशन है, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता था। हमारी लाइफ में भी सब पहली बार हुआ है। आज पूरी दुनिया जो है इससे जूझ रही है। पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग जो है बीमार हैं, लाखों लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर उस हिसाब से अभी नहीं फैला है। और हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम सब लोग मिलजुल के इससे लड़ें तो मैं समझता हूँ कि कंट्रोल कर सकते हैं। आज जब लिखा जाएगा इसका, उस दौरान भी इस बात का जिक्र होगा कि जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी, लोगों की जानें जा रही थी, उस वक्त भी हमारे देश में सांप्रदायिकरण हो रहा था कुछ मुद्दों पर, कुछ चीज़ों को लेकर। मैं इस तरफ ध्यान आपका लाऊंगी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की, उस दौरान लगातार सांप्रदायिक हमले होते गए। माना गया कि कोविड-19 सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि मुस्लिमों की वजह से फैल रहा है। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं और जो इस तरह के जो लोग, मतलब ये ऐसा है कि वायरस आई है, जैसे पीएम साहब ने भी कहा कि ये किसी का रंग या मज़हब देख के तो आई नहीं है, या किसी का ख़ास नाम से आई नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की। जैसे निज़ामुद्दीन के अंदर ये वाक़या हुआ, जमाती लोगों के अंदर, जमाती लोग ठहरे हुए थे, वो सबकी नॉलेज में था, गवर्नमेंट की नॉलेज में था, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज में था, पुलिस की नॉलेज में था। और ये पुलिस का थाना तो आपको मालूम है निज़ामुद्दीन के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, हर वक्त उनका आना जाना रहता था। लेकिन मेरे ख़्याल से कोई ना कोई इसके अंदर कम्युनिकेशन गैप हुआ है। जब पुलिस को मालूम था तो उसी वक्त कंट्रोल करना चाहिए था। इसके अंदर गलती जमात वालों की भी हो सकती है, इसमें गलती पुलिस की भी हो सकती है, इसमें गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो सकती है। इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, किसी एक को जिम्मेदार ठहराना मैं नहीं समझता कि जायज़ है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने अपना रोल प्ले किया है वो बहुत ही ख़राब था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतनी नफ़रतें फैला दी इस मुद्दे को लेके और इसको इतना कम्युनल कर दिया, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं था। बीमारी आई, सबके लिए आई, बीमारी का अटैक सबके ऊपर हुआ, बीमारी से लोग सभी जूझ रहे हैं, उनके मज़हब पूछे। कुरैशी जी, ये जो बात है ये भी सिर्फ जमात तक नहीं ठहरी, उसके बाद भी जो मुसलमान जो रेहड़ी पटरी वाले थे, चाहे वो सब्जी बेच रहे हों, चाहे सड़क पर नोट बिखरे हुए हों, सब जगह उन्हें सेंटर में रखा गया कि इन्हीं की वजह से हो रहा है, ये संक्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर हम लोग हमेशा हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह से हमेशा रहे हैं, लेकिन ये जो कम्युनल फोर्सेस ने बात को फैलाया है और इसको इतना आगे फैला दिया कि किसी मुसलमान की दुकान से कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी, फ्रूट जो है उसके ऊपर मुसलमान थूकते हैं फ्रूट बेचते वक्त। देखिए, 70 साल जो है आज आज़ादी के हो गए हैं। मैं मुसलमान होने के नाते ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैंने 70 साल के अंदर कभी किसी मुसलमान को हिंदुस्तान की बुराई करते देखा नहीं है। मैं मुसलमानों के साथ भी रहता हूँ और जितने मेरे मुसलमान दोस्त हैं उससे ज़्यादा मेरे हिंदू दोस्त हैं। लेकिन कोई मुसलमान हिंदुस्तान की बुराई करे, कोई मुसलमान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम करे, कोई मुसलमान हिंदुस्तान के मतलब ये है कि बुराइयों के अंदर शामिल हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान ने हमेशा ये कोशिश की है कि मुसलमान जो है बिल्कुल बराबर में खड़ा रहा है हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सरदारों के साथ और दूसरी कौमों के साथ हमेशा बार। मुसलमान गरीब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गरीब और भी दूसरी कौमें हैं मुसलमानों के साथ साथ। लेकिन जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, उन्हीं को ज़्यादा मीडिया वाले फोकस करके मुसलमानों को दिखाते हैं। हिंदुओं के अंदर भी बुराइयां हो सकती हैं, हिंदुओं के अंदर भी इस तरह के मोहल्ले हैं जहाँ पे काफ़ी गंदगी होती है, लेकिन उसको किसी को नहीं छेड़ा जाता। मुसलमानों को छोटी सी चीज़ के ऊपर जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके अंदर मैं सरकार से भी इस बात की
रिक्वेस्ट करूँगा कि इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। तो कुरैशी जी, आपने कहा कि ये जो तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं ये काफ़ी नुकसान हमारे देश को और हमारे एकता को, हमारे भाईचारे को पहुंचा सकते हैं। अगर मैं ख़ास तौर पर तबलीगी की बात करूं और इस पूरे सिनेरियो में मुस्लिमों की बात करूं, तो आपको लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये कोरोना वायरस का प्रकोप ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज जो दरार और जिस तरह की कड़वाहट हमारे रिश्तों में आई है, क्या उसका असर इससे ज़्यादा रहेगा? कोरोना वायरस से लंबा वो खिंचेगा? ये एक्चुअली डिपेंड करता है। देखिए, मैं तो सरकारों से अपील करता हूँ कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको इसके ऊपर पहल करनी चाहिए। उनको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि हिंदू मुसलमान एक साथ बैठें। मैं मीडिया वालों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को आप पॉजिटिव लेकर चलें और जो आपने डैमेज कर दिया उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपनी तरफ से अच्छे मैसेज देने शुरू करें, अपनी तरफ से टीवी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम पेश करें ताकि हिंदू और मुसलमान के अंदर जो नफ़रत पैदा हो गई है, जो कर दी गई है, उसको जो है किसी तरह भी दूर किया जाए। इसीलिए हमारी भी यही कोशिश है कि सारे पक्ष जनता तक पहुंचने चाहिए, हर किसी की बात पहुंचे। देखिए, एक आम आदमी को मैं आपको बताऊं, एक आम आदमी को साहब इन तमाम झगड़ों से कुछ लेना देना नहीं। आज की तारीख में हम लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा लें, यही बहुत बड़ी बात है। आज की जो नई जनरेशन है उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि आपस में हिंदू मुसलमान झगड़ा है। उसको इससे मतलब है कि साहब मैं कल नौकरी पर जाऊँगा, शाम तक अपना काम करूँगा, अगले दिन वापस आऊँगा, फिर काम करूँगा। क्योंकि आज जो है यहाँ पे डे टू डे सैलरी की बात चल रही है। जो कोरोना वायरस से प्रॉब्लम खड़ी होने वाली हैं, लोग इतने भूखे मर रहे हैं, लोग सड़क पे चलते चलते मर रहे हैं, लोग खुदकशी कर रहे हैं, लोग दरिया में कूद रहे हैं। प्रेग्नेंट औरतें जो हैं उनका कुछ मालूम नहीं क्या होने जा रहा है। सड़कों पे जो है बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का कभी हमने सोचा नहीं था और कभी ऐसी नौबत भी नहीं आई थी। हमारे लिए ये वक्त है कि हम सब हिंदू और मुसलमान मिलकर उन लोगों की मदद करें। सरकारों से मेरी अपील यही है, मोदी जी से मेरी अपील यही है कि इन तमाम चीज़ों को जितनी जल्दी हो सकता है आपस में लोगों को बिठा के बातचीत करें। इंटेलिजेंट लोगों को बुलाएं, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं, स्कॉलर्स को बुलाएं, दोनों कम्युनिटीज़ के, और उनके साथ एक अच्छी मीटिंग, ताकि ये माहौल जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो सके। ये आपने कहा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की है कि इस तरह से शांति बनाने के लिए कोई कदम उठाया जाए, लेकिन आपको लगता है कि मुसलमानों में भी एक रूढ़िवादी वर्ग ऐसा है जो कि लगातार इस तरह के काम कर रहा है जिससे दोनों खेमों की तरफ से जो है ऐसे काम हो रहे हैं जिससे स्थिति सामान्य ना बने? मसलन लॉकडाउन सभी के लिए है, लेकिन ईद और रमज़ान के दौरान अलग से गाइडलाइन देनी पड़ती है कि आप घर में ही नमाज अदा करें, आप मस्जिद में ना जाए। कई आपने भी वीडियोस ऐसे देखे होंगे, लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि हम जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इधर के लोग, कुछ उधर के लोग हैं जो कि माहौल को समझ नहीं रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप भी जानती हैं, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो, मज़हब के अंदर बड़े सेंटिमेंट्स होते हैं और उन सेंटिमेंट्स से जो है आदमी जुड़ा होता है। अगर वो सेंटिमेंट्स ना हो तो आदमी को मज़हब के बारे में कुछ पता भी नहीं होना चाहिए। ये पहली बार हुआ है, हम लोगों की तारीख़ में ही पहली बार हुआ है। 70 साल के अंदर हम लोग ये पहली बार देख रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं हो रही। हमने देखा कि कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि घरों पे बैठ के करो, लेकिन लोग भी समझदार हैं और लोगों ने इस बात को अच्छी तरह समझ भी लिया है। देखिए, अभी शब रात का वो आया था फेस्टिवल, हम लोगों ने लोगों से अपील की कि आप लोगों को शब रात में बाहर नहीं निकलना है, घर में ही बैठ के इबादत करनी है, घर में ही बैठ के नमाज़ें पढ़नी है। वो उन्होंने किया। मैं नहीं कहता 100%, लेकिन 95% लोगों ने ऐसा किया। अभी रमज़ान की अपील की गई कि रमज़ान की अपील के अंदर भी यह है कि लोग मस्जिदों में ना जाएं और रमज़ान जो है वो घरों में नमाज़ पढ़ें। वो भी लोग कर रहे हैं, उससे भी लोग हट नहीं रहे हैं। चंद एक केसेस ऐसे हो जाते हैं जो लोग कर देते हैं उसके अंदर वायलेशन, लेकिन अक्सर लोग जो हैं, मेजॉरिटी लोगों की जो है वो घरों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। हालांकि तरावी का होता है कि तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, लोग मस्जिदों में तरावी पढ़ते हैं, अब तरावियाँ भी लोग घरों में पढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का केस छोड़ के बाकी सब लोग जो है इसका पालन कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हैं उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। अभी जैसे ईद का फेस्टिवल आने वाला है, उम्मीद है कि 25 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाएगी। उस ईद उल फितर के ऊपर भी लोगों से अपील कर दी गई है कि वो नमाज, ईद की नमाज कोई घर में नहीं पढ़ी जाती थी, हमेशा ईदगाहों में पढ़ी जाती थी या बड़ी बड़ी मस्जिदों में पढ़ी जाती थी। लेकिन अपील कर दी गई है कि ईद की नमाज़ें भी वो अपने घरों पर ही पढ़ें, और लोगों ने मान लिया है वो घरों पर ही पढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों पे मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। सरकार को कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा जहाँ पे उनको कोई शिकायत हो, मैं ये समझता हूँ। और मेरी अपील भी लोगों ने काफ़ी सुनी है। मैं भी जब अपील करता हूँ लोग काफ़ी उसको अहमियत देते हैं। और मैं फिर दोबारा
1-2 दिन पहले ईद से उनसे अपील करूँगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा चाहिए उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो, उनको प्यार से मोहब्बत से समझाया जाए तो सब लोग मानेंगे और सब लोग इस पर अमल करेंगे। चलिए, और अगर अपने इस बातचीत में आगे बढ़ें तो ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे सिराज जी कि इस बार के जो रमज़ान है, इस बार की जो ईद है वो बहुत अलग होगी पहले से। तो आप भी रोज़े से हैं और मैं भी अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले ही सिराज जी ने मुझे कहा था कि वो थोड़े से, क्योंकि अभी रोज़े चल रहे हैं तो शायद इतनी एनर्जी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी बातें बहुत अहमियत रखती हैं और एनर्जी तो सभी को पता है कि आप रोज़े से हैं। तो ज़रा बताइएगा कि इस बार की ईद और रोज़े कितने अलग हैं बाकी सालों से? देखिए, ऐसा है कि जनरली आपने देखा होगा कोई भी फेस्टिवल हो इंडिया के अंदर, चाहे दिवाली हो या ईद हो, बच्चों को ज़्यादा शौक़ होता है। बच्चे जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, बच्चों के अंदर होता है ईद आ रही, नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते पहनेंगे और हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। आपको मालूम है लाखों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, खुले मैदान में पढ़ते हैं, ईदगाहों के अंदर पढ़ते हैं, जामा मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। इस बार जो है बच्चों में थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन उनको प्यार से समझा दिया गया है कि देखो भाई, ये मुल्क के ऊपर एक आफत आई हुई है और मुल्क पे जो आफत आई हुई है उससे सभी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को मुल्क का ध्यान रखना है। हम लोग अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल ईद आएगी उसको अच्छे तरीके से मना लेंगे। लेकिन लोगों के अंदर समझ बूझ है, बच्चे भी मान गए, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं नहीं जैसा आप कह रहे हैं हम मानेंगे। कोई नए कपड़े खरीद नहीं रहे हैं, पुराने कपड़े कह दिया उनको धो के पहना जाए और मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी जाए। मस्जिदों में नहीं, मतलब घरों में नमाज़ पढ़ी जाए, लोग घरों पे नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बात के इस तरह का त्यौहार पहली बार आया है सब लोगों की तारीख में। वैसे तो ये दिन ही सबके लिए अजीब से हैं सारे, कि 8 करोड़ मतलब 800 करोड़ लोगों के लिए पूरे मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है सब जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर समझ बूझ है और वो इस बात पे अमल करेंगे और वो इस बात को मानेंगे। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको कोई तोड़ेगा नहीं। मेरी कोशिश यही होगी कि ना तोड़ें और मेरी उनसे अपील भी होगी। लेकिन ये सही बात है, रमज़ान इस बार का मुख्तलिफ है। लोगों ने खामोशी से अभी रमज़ान इतनी तेज़ी से बीत गया और अभी जुमेरात आपके अगले पीर को, सोमवार को जो है ईद होगी। तो मैं अपनी तरफ से एक तो रमज़ान की मुबारकबाद सबको पेश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दूसरे ये है कि मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस 24-25 दिन के रमज़ानों को आराम से निपटा दिया। और दूसरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि जो ईद आ रही है उसको भी आप सबूत दें कि जिस प्यार से, मोहब्बत से, सुकून से, चैन से आप लोगों ने ये टाइम निकाला है, ईद का वक्त भी आप उसी हिसाब से निकालेंगे। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर हिंदुस्तानी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे IICC के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी जी, और जिस तरह की बातें इन्होंने कही हैं, जो कहा है कि गंगा जमनी तहजीब ही है जो हमारे देश को संगठित रख सकती है और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। इसके अलावा अलग अलग घटनाक्रमों में जो जो मुद्दे उठते हैं, जैसे कि कोरोना काल, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दो संप्रदायों में, अगर देश में दरार पड़ जाए तो शायद इसे भरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी तरह जनसत्य न्यूज़ पर हम आपको अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।